अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात की निसाब से चौथा सबक देखते हैं। तो सबक का नाम है सियाह रोशनी। लिखने वाली मुसन्निफ़ा है जिनका नाम है परवीन शेर। मुसन्निफ़ा का नाम परवीन शेर है। आइए हम पहली बात के ज़रिए समझते हैं कि सफ़र क्या है। सफ़र को वसीलाए ज़फ़र भी कहा गया है, यानी इससे फ़तह व कामयाबी हासिल होती है। ज़फ़र के माने ख़ुद कामयाबी के होते हैं, कामरानी या फ़तह के होते हैं। तो सफ़र करना यानी कि कामयाबी की तरफ आगे बढ़ना है या कदम उठाना है। जब कोई शख्स अपने माहौल को छोड़कर दिगर मकामात का सफ़र इख्तियार करता है तो वह मुख्तलिफ़ इलाक़ों, लोगों और ज़बानों से वाक़फ़ियत हासिल करता है। आबो हवा, रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ तरीक़े और तहज़ीब व तमद्दुन के फ़र्क को देखकर उसकी फ़िक्र व नज़र में कुशादगी पैदा होती है। ये तो एक हकीकत है। देखिएगा, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताती चलूँ। अगर कोई शख्स मुसलसल बीमार रहता है तो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक उसे खुशगवार माहौल में ले जाया जाता है या फिर सैर व तफरीह के लिए ले जाया जाता है या आबो हवा बदलने की सलाह मिलती है, डॉक्टर सलाह देते हैं। यानी कि इससे ये समझ आता है कि जब इंसान अपने मकाम को छोड़कर किसी और मकाम तब्दील करता है, किसी और मकाम पर जाता है तो उसकी सेहत भी मुतासिर होती है, अच्छे असरात उसकी सेहत पर मुरतब होते हैं। इसके अलावा कई लोगों की ज़बानों से वाक़फ़ियत होती है, रहन सहन से, आबो हवा से, ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ़ तरीक़े, तहज़ीब व तमद्दुन, वहाँ के लोगों के तौर तरीक़े, ग़िज़ा, लिबास, कई एक चीज़ों से उसे वाक़फ़ियत होती है, जिसकी वजह से वो अपने अंदर एक मुस्बत तब्दीली महसूस करने लगता है। आगे देखते हैं कि सफ़रनामा नसरी अदब की एक सिनफ़ है। अच्छे सफ़रनामे पढ़कर हम महसूस करते हैं कि हम मुसन्निफ़ के साथ सफ़र कर रहे हैं और उसके तजुर्बात व मुशाहिदात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात है इसमें कि सफ़रनामा क्या है। तो देखिएगा, इस पर नज़र रखिएगा आपने। सफ़रनामा किसे कहते हैं? अगर ये आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि सफ़रनामा क्या चीज़ है। सफ़रनामा यानी कि दरअसल ये नसरी अदब की एक सिनफ़ है और इसमें ख़ास बात ये बताई गई है कि जब कोई अच्छा मुसन्निफ़ या सय्याह अपने रुदात को इस अंदाज़ में लिखता है कि क़ारी यानी पढ़ने वाला ख़ुद को उसके साथ महसूस करे तो वो सफ़रनामा बेहतरीन नोयत का समझा जाता है, क्योंकि उसके ज़रिए मुसन्निफ़ के या सफ़र करने वाले के तजुर्बात व मुशाहिदात से क़ारी लुत्फ़अंदोज़ होता है। चलिए हम परवीन शेर के बारे में भी थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं जान पहचान के ज़रिए। तो आए हम देखते हैं परवीन शेर। शेर शायरी का शेर नहीं है, ये शेर शीन या रे है। परवीन शेर पटना के एक इल्मी घराने में पैदा हुई। आला तालीम उन्होंने कनाडा में हासिल की। उन्होंने इसी मुल्क की शोहरत हासिल कर ली और फ़िलहाल वो वहीं मुक़ीम हैं, यानी कि वो पटना में ही अभी मुक़ीम हैं। शायरी के अलावा परवीन शेर ने मुसव्विरी में भी खूब नाम कमाया है। मुसव्विरी तस्वीरें बनाने का फ़न, उन्हें इस फ़न में बैनुल अक़वामी सतह के कई इनामात मिल चुके हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें कई एक इनामात से, अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें मौसीक़ी और सियाहत से भी ख़ासा लगाव रहा, यानी वो मौसीक़ी भी पसंद करती है और साथ साथ सियाहत यानी कि सफ़र व सियाहत का उन्हें ख़ासा लगाव रहा। उनका सफ़रनामा चंद सिपियाँ समंदरों से उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाये हुआ है। किरचियाँ, निहाल दिल पर सुहाब जैसे और चेहरे गुल धुआं धुआं सा उनके शेरी मजमूए हैं। चलिए हम इस जान पहचान के बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 17 पर। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 17 पर देखिएगा। तैयारा अपनी आहानी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रफ्ता रफ्ता उसकी रफ्तार तेज़ हो रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर वो फ़िज़ाओं में परवाज़ करने लगा। ऊपर और ऊपर
ज़मीन दूर होती जा रही थी और छोटी। परवीन अपनी सीट पर सर टिकाए हुए इतनी बड़ी ज़मीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। वो ज़मीन जिस पर इंसानी वजूद एक ज़र्रा है, वही अब खुद ज़र्रा बनती जा रही थी। तैयारा बादलों का नरम सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। बादलों के समंदर में डूबकर ज़मीन लापता हो गई थी। जिससे दूर ये एक नया जहान था, ये खलाओं का जहान था, पुरस्रार खामोश आवाज़ों की गूंज जिसे परवीन सुन रही थी। ज़मीन से दूर उसने नए जहां में आकर दिल की अजीब कैफियत थी जिसका कोई नाम न था। एक अनोखा सा एहसास था, एक तिफलाना ख्वाहिश थी खिड़की से बादलों की आगोश में कूद जाने की। आइए हम देखें यहाँ पर तैयारा यानी कि जहाज़ को कहेंगे अपने आहनी परों को, आहनी यानी कि लोहे के परों को, लोहे को कहते हैं आहन, तो लोहे के यानी मजबूत परों को फैलाए हुए ज़मीन के सपाट सीने से मुसत्तर जो ज़मीन थी उससे वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जब वो लैंड करने वाला जब वो उड़ान भरने वाला होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार को तेज़ करता हुआ आगे बढ़ता है। दूर तक फैले हुए रनवे से वो एक लंबी जस्त लगाकर, जस्त यानी कि एकदम से वो उड़ान भरने लगा। अब जस्त के वैसे माने तो छलांग के भी होते हैं, लेकिन यहाँ छलांग के बजाय हम उड़ान लेंगे। तो वो परवास करने लगा फ़िज़ाओं में और धीरे धीरे ऊपर 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 होते हुए ज़मीन से काफ़ी दूर हो गया। इतना दूर कि अब ज़मीन बहुत छोटी नज़र आने लगी। परवीन, अब यहाँ परवीन मुसन्निफ़ा है, उसने अपने सफ़र की रुदात लिखी है इसमें। तो वो सीट पर सर लटकाए हुए इतनी बड़ी ज़मीन को छोटी होते देख रही थी। ये ज़मीन जहाँ पर इंसान का वजूद एक ज़र्रे के बराबर है, लेकिन चूँकि वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर पहुँच चुके थे इसलिए यहाँ पर इंसान तो दूर, ज़मीन ही एक ज़र्रा नज़र आ रही थी। और तैयारा जो है बादलों के सीने को चीरता हुआ बादलों के समंदर में डूबकर ज़मीन से इतना दूर हो गया था कि अब ज़मीन ही लापता हो चुकी थी। ये एक नया जहान था, जैसे खलाओं का जहान होता है। यहाँ पर सिवाय खामोशी की और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। खामोशियाँ भी बोलती है, तो यहाँ पर आवाज़ सिर्फ खामोशियों की थी। ज़मीन से दूर जाने के बाद इनके दिल की कैफियत एक अजीब तरह से हो रही थी जिसका कोई नाम ही ना था। हाँ, लेकिन दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश थी, तिफलाना ख्वाहिश यानी बच्चों जैसी ख्वाहिश थी। वो ख्वाहिश थी कि खिड़की को खोले और बादलों की आगोश में जा कूदे। चलिए देखते हैं आगे। आज वो तैयारे में उड़ रही थी और ज़मीन के इस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। तैयारे में यानी कि जहाज़ में उड़ रही थी और उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो ज़मीन को देखे जहाँ पर उसने तस्वीरों में खूबसूरत जगह को देखा था, जहाँ की सच्ची कहानियाँ किताबों में पढ़ी थी, जहाँ का माजी इबरतनाक था, जहाँ इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे, जहाँ इंसानियत मुँह छुपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। यहाँ पर कुछ अल्फाज आए हुए हैं, आपको इन अल्फाज पर तवज्जो देनी है, अपने बयास में लिखना है, अपने कापी में लिखना है और हिफ्ज़ भी रखना है कि यहाँ पर बताया गया कि इसने वो ज़मीन की तरफ उड़ान भरी थी जहाँ जिसे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, किताबों में पढ़ा था, जहाँ का माजी इबरतनाक था यानी कि सबक आमूज़ था, जहाँ इंसानों ने इंसानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए थे, इंसानियत मुँह छुपाए सिसक रही थी, यानी कि इंसानियत नाम की चीज़ यहाँ से ख़त्म हो चुकी थी और बर्बरियत के माने होते हैं जुल्म व सितम के, वो बहुत ज़्यादा उरूज पर थी। परवीन ख़यालात के समंदर में गौते लगा रही थी। परवीन मुसन्निफ़ा ख़यालात के समंदर में डूब चुकी थी और उभर रही थी, डूब रही थी, उभर रही थी। जोहान्सबर्ग पहुँचने में 10 घंटे बाकी थे। परवीन के शरीके हयात वारिस और बेटे फराज की आंखें नींद में डूबी हुई थीं। चूँकि उनके मंजिल मकसूद काफ़ी दूर थी, उन्हें जिस जगह जाना था काफ़ी फासले पर था और क़रीबन 10 घंटे का फ़ासला था, लेकिन परवीन में एक जुस्तजू थी। उसका जहन अभी भी गौतों में डूबा हुआ था, ख़यालात के समंदर में डूबा हुआ था। वो उस मकाम की तारीख़ को याद कर रही थी जिसे उसने किताबों में पढ़ा था, तस्वीरों में देखा था, लेकिन उसके शरीक हयात यानी उसके जो शौहर थे जिनका नाम वारिस है, वारिस शेर, तो उनको इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं था। बेटे फराज को भी इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्हें नींद की ग़ुनूदगी आने लगी। परवीन की पलकें भी बोझल हो रही थी। जब उसकी आंखें खुली
تو منزل قریب تھی۔ پلکیں بوجھل ہونا یعنی کہ اس پر بھی غنود کی سوار ہونے لگی، نیند کا خمار آنے لگا، لیکن جب اس کی آنکھیں کھلی تو معلوم پڑا کہ منزل قریب آ چکی ہے۔ طیارہ نیچے اتر رہا تھا، زمین قریب آ رہی تھی، لکیروں پر رینگتی چونٹیاں، بڑی بڑی گاڑیاں بن رہی تھیں۔ اب دیکھیے جیسے جیسے وہ نیچے کی سمت آ رہے تھے ویسے ویسے زمین بڑی ہونے لگی تھی، قریب آتی محسوس ہو رہی تھی، اور جو گاڑیاں اوپر سے دیکھنے پر چونٹیوں کی مانند نظر آ رہی تھی وہ اب بڑی بڑی گاڑیوں کی شکلیں اختیار کر رہی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی ڈبیاں عالی شان عمارتوں میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ وہ بلند و بالا عمارتیں جو اوپر سے دیکھنے پر ماچس کی ڈبیا کی طرح نظر آتی تھی، اب جیسے جیسے وہ زمین کے قریب آ رہی تھی، نیچے اتر رہی تھی، وہ ڈبیا اب کیسی نظر آنے لگی تھی؟ بالکل بڑی بڑی سی نظر آنے لگی تھی، یعنی عمارتیں نظر آنے لگی تھیں۔ آگے دیکھیں کہ زمین کا سینہ پھیلتا جا رہا تھا اور پروین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ جب ہم کسی جستجو کے تحت کسی منزل پر جاتے ہیں، منزل جب قریب آنے لگتی ہے تو عجیب سی دل کی کیفیت ہونے لگتی ہے، تو ٹھیک اسی طرح سے پروین کی دل کی دھڑکنیں بھی تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس سرزمین پر قدم رکھنے والی تھی جہاں کی مٹی کے ذرے ذرے میں ماضی کی دکھ بھری کہانیاں ہیں۔ وہ زمین جس کے بارے میں اس نے تاریخ میں پڑھا تھا کہ ماضی میں اس زمین پر کافی ظلم و ستم ہوا ہے، بہت زیادہ یہاں پر بربریت ہوئی ہے، بہت زیادہ یہاں پر دکھ بھری کہانیاں اس زمین سے وابستہ ہے۔ اس زمین پر جاتے ہوئے اس کی آنکھیں نم بھی ہو رہی تھی، اسے دکھ بھی ہو رہا تھا، دلچسپی بھی تھی، بے قراری بھی تھی۔ اب یہاں پر جاتے ہوئے وہ بہت زیادہ بے قرار تھی۔ وہ سرزمین جسے کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک دنیا آباد ہے، یاد رکھیے گا اس جملے کو، وہ سرزمین جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک دنیا آباد ہے۔ دیکھیے یہاں پر کیا ہے اس کا مطلب کہ یہ جو زمین تھی، جو جوہانسبرگ کی جو زمین تھی، یہاں پر جو وہ آ رہے تھے تو اس زمین کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ ایسی زمین ہے کہ یہ ایک ملک کا ٹکڑا ضرور ہے، یہ زمین یا یہ ملک ضرور ہے، لیکن اس میں ایک دنیا آباد ہے، دنیا کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے الگ الگ واقعات ہیں۔ تو یہاں پر اس ملک کے حوالے سے کئی ایک باتیں اسی ملک میں ہم کو دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملی ہے۔ ایسا پروین کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ ایک ملک کی ساری دنیا بنا ہوا ہے۔ چلیے ہم اب آگے دیکھتے ہیں۔ طیارے نے زمین کو چھو لیا تھا، صبح کا سورج اپنی نرم سنہری کرنوں کی چادر جوہانسبرگ پر پھیلائے ہوئے تھا۔ آج پروین کے قدم اس سرزمین پر تھے جہاں کتنی ہی یادوں کی بازگشت تھی۔ بازگشت کے معنی ہوتے ہیں بار بار آنے والی آواز یا یادداشت، ٹکرانے والی، ٹھیک ہے، یادوں کی ٹکراہٹ۔ کئی بار یادیں وہاں سے آ رہی تھی، وہ خیالوں میں گم، تجسس اور حیرانی میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک ایک منحنی سا آدمی، جھنڈی جس پر شیر فیملی درج تھا، لہراتا نظر آیا۔ ایک منحنی یعنی کہ نازک سا آدمی، دبلا پتلا ہم کہہ سکتے ہیں، دبلا پتلا، بالکل ہی باریک سا دبلا پتلا سا ایک آدمی ایک جھنڈی لے کر آیا جس پر ایک بینر، چھوٹا سا بینر تھا، ایک تختی تھی جس پر لکھا تھا شیر فیملی۔ چونکہ یہ پروین شیر اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوئی تھی، اس لیے یہاں پر ان کو لینے کے لیے، ان کو ریسیو کرنے کے لیے جو شخص آیا تھا وہ دبلا پتلا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈی تھی جس پر لکھا تھا شیر فیملی۔ فراز اس کی طرف بڑھا اور اس شخص نے خوش آمدید کہہ کر اپنا تعارف کرایا۔ وہ نرم گفتار، خوش مزاج شخص کینین تھا، پروین گروپ کے سیاحوں کا رہبر۔ دیکھیے یہاں پر بتایا گیا کہ وہ جو شخص آیا تھا دبلا پتلا سا، تو وہ دراصل ان کا گائیڈ تھا، رہبر یعنی کہ گائیڈ تھا، چونکہ یہ گھومنے کے لیے آئے تھے، سیاحت کے ارادے سے آئے تھے اور نئے مقام پر آئے تھے۔ یہاں کی معلومات انہیں پوری تھی نہیں، انہیں رہبر کے سہارے کی ضرورت تھی، لہٰذا جو رہبر ان کا تھا اس کا نام تھا کینین۔ وہ بڑا ہی خوش مزاج بندہ تھا، سیدھا سادہ، نیک اور نرم دل۔ نیو یارک یا شکاگو میں کالے لوگوں کا خوف دل و دماغ پر مسلط رہتا ہے۔ لوگ اس علاقے میں بھی نہیں جاتے جہاں ان کی اکثریت ہوتی ہے، لیکن اب اس خوف پر ہنسی آ رہی تھی، چونکہ جس مقام پر وہ آئی تھیں وہاں پر عموماً کیا ہے،
काले लोग हुआ करते थे, और लोग काले लोगों से इसलिए, हबशी लोग जैसे होते हैं बड़े ही दीदा दिलेर होते हैं, निडर और बेखौफ होते हैं और बेमुरवत से होते हैं, इसलिए लोग उनसे ख़ाइफ रहते हैं, खौफ खाते हैं। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ा को भी कुछ उनसे सुनी हुई बातों की वजह से खौफ था, लेकिन जब यहाँ आकर उसने देखा तो उसे अपनी ही खौफ पर हंसी आने लगी। कैरीन की शख्सियत और इर्द गिर्द कालों का जम गफ़ीर, यानी कि जो रहबर था उनका, तो उसके इर्द गिर्द सारे काले लोग ही थे, और ये देखकर उसे हंसी भी आने लगी। जिस रहबर का उन्होंने इंतखाब किया वो रहबर तो इन्हीं लोगों में से मौजूद है। उनके चेहरे बता रहे थे कि तमाम इंसान बुनियादी तौर पर यकसा है, कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं होता, कातिल नहीं होता, बल्कि हालात का शिकार होता है। कैरीन के साथ इस ग्रुप के 11 सयाह वैन में बैठ गए थे। अब देखिए, एक बात यहाँ समझने वाली ये है, एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर नसीहत भी की गई है, समझाने की कोशिश की गई है। बताया गया कि वो जो काले लोग थे, हम हबशी कह सकते हैं या अफ्रीकन कह सकते हैं या न्यूयॉर्क है, शिकागो के जो काले लोग हैं, तो जिनको देखकर हम आम तौर पर लोगों के दिल में खौफ व हिरास पैदा हो जाता था। तो यहाँ पर देखने के बाद, कैरीन के साथ उन लोगों को देखने के बाद, परवीन के दिल में यानी मुसन्निफ़ा के दिल में जो खौफ था, जहन में जो डर और हिरास वाला मामला था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। बल्कि उसे ये बात महसूस होने लगी या इस बात का ख़याल आने लगा कि ये जो लोग यहाँ मौजूद हैं, काले लोग, वो बिल्कुल भी मुजरिम नहीं हैं, बल्कि वो इतने हशाश बशाश चेहरे के मालिक हैं कि उनके चेहरे ये बता रहे हैं कि कोई भी शख्स मुजरिम नहीं होता, पैदाइशी तौर पर कोई मुजरिम नहीं होता, बल्कि हालात उसे कुछ बदला देते हैं या वो हालात की वजह नज़र होकर अपने आप को मुजरिम बना लेता है। उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया कि कातिल कोई नहीं होता है, बल्कि हालात का वो शिकार हो जाता है, कभी हालात की वजह से तो कभी माहौल की वजह से, जो भी है। बहरहाल यहाँ के तमाम लोग उसे अच्छे लगने लगे थे। कैरीन के साथ इस ग्रुप के 11 सयाह थे जो वैन में बैठ चुके थे और सैर व तफरी के लिए निकल चुके थे। तो अब इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।